नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भिंडी की खेती प्रदेश के बहुत से किसान करते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं, लेकिन कई बार फसल को कीट और रोगों के द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए किसानों को समय रहते इनकी रोकथाम के उपायों को अपनाना चाहिए, जिसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर गोंदरा माडी। आज हम बात कर रहे हैं भिंडी के तना एवं फल छेदक कीट के बारे में। इस कीट भिंडी के फसल को काफ़ी तादाद में नुकसान करता है। यह देखा गया है, अगर समय रहते इसका उचित प्रबंधन नहीं करने पर इसमें 30 से 40% तक की हानि होती है। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं। साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं और वर्षा के बाद वातावरण में ज्यों ही आर्द्रता बढ़ती है, इस कीट का प्रकोप प्रचंड रूप ले लेता है। तो जब भी किसान भाई आप इसका अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो आपको इस कीट का समेकित कीट प्रबंधन उपाय का अपनाना होगा। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि गर्मी के दिनों में खेत की कम से कम 2 से 3 बार जुताई करें। इससे क्या होगा कि कीट का जो जीवन चक्र है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद खेत की जुताई करते समय जब आप फसल के लिए तैयारी करेंगे उस समय 250 किलोग्राम नीम या करंज की खली प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और खेत की तैयारी करते समय और एक चीज़ों की आपको ध्यान देना है कि उसमें जो भी खरपतवार है या पूर्ववर्ती फसल है उसका कोई भी डंठल या अवशेष नहीं रहे। और एक चीज़ की ध्यान देना है, हम विशेषकर जो समेकित कीट प्रबंधन में बात करते हैं कि आपको जो है जो पोषक तत्व की संतुलित मात्रा है उसका प्रयोग करना है। यहाँ देखा गया है कि किसान अधिकतर नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते हैं, उसमें डीएपी का प्रयोग करते हैं, लेकिन पोटास नहीं प्रयोग करते हैं। तो पोटास कीट और बीमारी में लड़ने के लिए पौधा को शक्ति देता है। आइए हम बात करते हैं कि इसका बीज, जब बीज को आप बोएंगे उससे पहले बीज को शोधन करना बहुत ज़रूरी है। और बीज को शोधन आप जो है कीटनाशक से करें। उसमें थायोमिथाक्सम 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका आप उपयोग करें। और किसान भाई और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, आप अपने खेतों का हमेशा निगरानी में रखें। इसके लिए आपको ट्रैप है उसका प्रयोग करना पड़ेगा या ल्यूर का, ताकि हमें पता चले कि हमारा खेत में कीटों की संख्या कितना तादाद में है या कितना बढ़ रहा है। जब फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए तब खेत में अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोसिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर छोड़ें। इसके कारण फसल में इन कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके खेत में कीटों की संख्या बढ़ रहा है, तो उसके लिए किसान भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो नीम निर्मित 5% नीम का घोल होगा उसका आप प्रयोग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप आवश्यकतानुसार आप रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें थायोमिथाक्सम 2 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करेंगे, या फिर स्पाइनोसेड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे। लेकिन
इन सब काम करने के साथ साथ किसान भाई आपको ये ध्यान में देना है, आप दवा का तब प्रयोग करेंगे जब कीटों की संख्या आर्थिक क्षति से ज़्यादा है, तो उस समय ही दवा का प्रयोग करेंगे। आप कोशिश कीजिए जो भी दवा का प्रयोग करेंगे वो सवेरे करेंगे या शाम को करेंगे। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है भिंडी के खेती में, जब आप दवा का प्रयोग करेंगे उसके बाद कम से कम 5-7 दिन के बाद ही आप फसलों को तोड़ाई करें, नहीं तो उसमें काफ़ी सारे अवशेष रह जाता है। ये व्यक्ति के लिए, खाने वाले के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। तो किसान भाई इन सारे बताए गए उपाय से हम इस कीट को हम नियंत्रण में रख सकते हैं और भिंडी की खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी है। इसलिए जरूरी हो गया है कि मृदा में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। तो इन्हीं में से आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। तो किसान भाई अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें, आइए जानते हैं डॉक्टर SB अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज ऐसा समय जब हम शरद ऋतु के बाद बसंत ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत सारा खेतों का कचरा और जो अनावश्यक कचरे जिनको हम सड़ा सकते हैं या जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है जो सड़कर खाद बना सकते हैं, ऐसे कचरे का हम सदुपयोग करते हुए आगे बढ़े। और इसके सदुपयोग का एक तरीका, सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण तरीका है जिसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। किसान भाइयों, पहले जानते हैं केचुआ खाद किसे कहते हैं। केचुओं के द्वारा खरपतवार, मिट्टी व अन्य जैव विघटनशील व्यर्थ पदार्थों के भक्षण करने के बाद उत्सर्जन से प्राप्त खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं और इस तरह से खाद बनाने को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट खाद को अपने स्तर पर कैसे तैयार करें, इस बारे में जानते हैं। ये कचरा हमारे पास, हमारे किसान भाइयों के पास खेतों में, खलिहानों में और मेड़ों पर बहुत बहुतायत में उपलब्ध होता है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई पशुपालन करते हैं, उनके गोबर और उनके बिछाली मूत्र जो भी उनसे मिलता है, उसका भी हम इस केचुए की खाद बनाकर सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए गाय, भैंस, भेड़ तथा मुर्गियों इत्यादि का मल, बायोगैस स्लरी, शहरी कूड़ा, व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, घास फूस और पत्तियां, रसोई घर का कचरा आदि का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ ऊंची जगह पर है, जहाँ पानी नहीं भरता है, पानी का बहाव बना रहता है, पानी रिसाव होता रहता है, ऐसी ऊंची जगह पर जहाँ हम कचरा, गोबर इकट्ठा करें और उसमें पानी अपना बाहरी तौर से डाल सकते हैं या बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो। गीला होने के लगभग 15 दिन बाद और 15 से 20 दिन का समय लगता है। जब वो गीला हो जाता है, वो आधा सड़ने लगता है, उस समय हम केंचुए इसमें छोड़ सकते हैं। कचरा इकट्ठा करने का एक तरीका होता है जिसको तरीके को मेड़ के रूप में या बंड के रूप में तैयार करें, जिससे आपको चलने में, देखने में और काम करने में सुविधा होती है। एक क्रम के तहत हम एक मेड़ बनाते हैं, जहाँ कचरा निकला तो दूसरी मेड़ बना देते हैं, पहली तैयार होती है तब तक दूसरे में केचुए आ जाते हैं और ये क्रम चलता रहता है। जब भी हम ज़मीन की सतह पर इसको तैयार करते हैं तो ज़मीन में नीचे भी कुछ बिछाने की, अगर हम पॉलीथीन और अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो सामान्य फर्श पर हम इसको बिछाकर तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे नीचे की सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे, घास फूस, केले के पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते, फसलों के डंठल आदि को तह में बिछाएं
और इसके बाद इस तह पर सड़े हुए गोबर की 5 सेंटीमीटर की तह बनाएं। केचुआ खाद तैयार करने के लिए हम विशेष प्रकार के केचुए का उपयोग करते हैं। ये केचुआ सामान्यतः जो हमारे देसी केचुआ होता है उससे भिन्न होता है। केचुए डालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। एक अनुपात रखा जाता है जिसमें 2 कुंटल कचरा अगर आपने रखा है तो 1 किलो केचुए पर्याप्त होती हैं, जो कि 50 दिन में उसको खाकर तैयार कर देते हैं। केचुओं का चयन। वर्मी कंपोस्टिंग में केचुओं की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिनमें प्रजनन व वृद्धि दर तीव्र होती है, बदलते मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता हो और कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तन करने की क्षमता हो। उन्हीं केचुओं की प्रजातियों का चयन करना चाहिए। केचुओं की उन्नत प्रजातियां इस प्रकार से हैं: आइसीनिया फोटिया, यूडिलिस यूजेनी तथा पेरियोनिक्स एस्केवेट्स वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोगी पाए गए हैं। इस केचुए की विशेषता होती है सिर्फ ये सड़े गले पदार्थों को ही खाता है, जमीन के अंदर नहीं जाता। केचुए डालने के बाद उसको ऊपर से सूखे घास से ढक दें जिससे उसको पूर्ण सुरक्षित बनाया जा सके। अगर आपने मोटा कचरे की परत बिछा दी है और पानी ऊपर से डाला है तो केचुए को सबसे आनंददायी बात होती है कि उसको ठंडी हवा लगती है, अंधेरा भी प्रदान होता है। साथ ही साथ बाहरी जो उसके कुछ खाने वाले उसको नुकसान पहुंचाने वाले चिड़िया हैं, पक्षी हैं और मेंढक हैं और अन्य जानवर हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ये कैसे पता लगे कि हमारी ढेरी में केचुए के द्वारा खाद तैयार कर दी गई है? इसको तैयारी के पहचानने के लिए हम देखते हैं कि ऊपरी सतह पर जहां हम मल्चिंग की है, हमने कचरा बिछाया, उसके नीचे की सतह में देखें तो बारीक बारीक काले और जो बारीक चाय की पत्ती जैसा हम अनुमान लगाते हैं खाद बन चुका है, जिसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व, एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स और हार्मोन्स होते हैं जो कि पौधे की बढ़वार और पौधे के पोषण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। खाद बन चुका है तो हम कम से कम 3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही बल्कि उसमें पानी देना बंद कर दें, जिससे केचुए नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और या साइड में वो खाद बनाना शुरू कर देते हैं और ऊपर की खाद किसी तरह की गीली न रहने के कारण निकालने में सुविधा होती है। खाद निकाल कर रखने की, किसी भंडारण की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर हमें सुरक्षा देना अत्यंत आवश्यक। सुरक्षा भी इस मायने में कि ये छायादार स्थान में ही रखा जाना चाहिए। इसके पास में पानी की व्यवस्था हो कि आवश्यकता पड़ने पर इसको पुनः गीला किया जा सके। अच्छा ये होता है कि हमें जूट की बोरी या इस तरीके की किसी भी बिछावन से ढककर इसकी नमी हमेशा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसके अंदर उनके ककून्स होते हैं जिनके अंदर अंडे होते हैं और उन्हीं से आगे चलकर बच्चे बनना होते हैं। इसलिए उनको किसी छायादार स्थान में, नम स्थान में, हवादार स्थान में रखना आवश्यक होता है और यही इसके खाद बनने के बाद उसके भंडारण का सबसे सुलभ और सरल तरीका है, जिसको हम अपनाकर ज़्यादा समय तक उस खाद को रख सकते हैं और पुनः खेतों में उपयोग कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अनार की खेती से लाखों की कमाई की जा सकती है और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप भी अनार की खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, चलिए जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सहाय से। जलवायु के लिए उपयुक्त है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि ड्राई यानी कि शुष्क क्लाइमेट होनी चाहिए और हॉट रहनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी का जहाँ तक सवाल है, दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त है और पौधे की जहाँ तक किस्म का सवाल है, इसमें हम लोग यहाँ पे गणेश और भगवा लगाए हैं जो कि बिहार के लिए बहुत उपयुक्त मानी गई है। ऐसे इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस जो है वो 5-5 मीटर पे हम लोग लगाने के लिए नॉर्मल डिस्टेंस में बोलते हैं, लेकिन बिहार कृषि महाविद्यालय में हम लोगों ने इसे सघन बागवानी के रूप में लिया है। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए
तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। बरसात पे भी ये खराब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पड़ेगा तो अनार ख़राब हो जाएगा, वैसी इसकी संभावनाएं नहीं रहती है। और हम लोग देखते हैं जो गणेश वैरायटी है और भगवा वैरायटी ये यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा है और ये सघन बागवानी के रूप में हम लोग लगाए हुए हैं। जैसा कि मालूम होगा कि इसको 5 से 5 मीटर के बीच की दूरी लगाई जाती है, लेकिन हम लोग इसको सघन बागवानी के रूप में कर रहे हैं। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, डीएपी 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग को ये सोचना है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है। इसकी हाइट करीब करीब 6 से 7 फीट तक रख कर उसकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। और मेन स्टेम जो कि आप देख रहे होंगे कि 2 या 3 हम लोग लिए हुए हैं, ये इसके लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। और कटाई छटाई और मेन स्टेम 2 से ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर मेन स्टेम्स के नीचे छोटे छोटे कल्ले आ जाएं तो उसको हटा देना है। और जो कल्ले बहुत तेज़ी से भाग रहे हों, यानी कि वो हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, उसको भी कटाई छटाई करके हटा देनी चाहिए। जैसा कि अनार में आपको मालूम होगा कि अमरूद के जैसा ही इसमें 3 फूल होते हैं, 3 बार फूल लगते हैं। लेकिन इस क्लाइमेट में, बिहार के क्लाइमेट में 2 बार फूल आते हैं, एक अम्बे बहार और एक जून जुलाई में जो कि मृग बहार कहते हैं, वो 2 फूल आते हैं। और आपको ये देखना है कि कौन सा फल हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। तो आप जानते ही होंगे कि बरसात वाले फल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो जाड़े का मौसम का फल है वो हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि मृग बहार जो कि जून जुलाई में फूल हो, उसको हमको प्रोत्साहित करनी चाहिए। और जो फरवरी के आसपास जो फ्लावरिंग होता है, यानी कि अम्बे बहार वाला फ्लावर को हमको डिस्करेज करना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमको क्वालिटी नहीं आएगा, जिसके कारण मार्केट प्राइस भी नहीं मिलता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग जाड़े का फल लें और एक पौधे पर करीब करीब आपको 50 से 200 के आसपास फल मिलते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि इसमें फटने की बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। तो शुरुआती दौर में अगर फट रहा है फल तो समझिए कि उसमें बोरोन की कमी है। लेकिन परिपक्व स्थिति में अगर फट रहा है तो आपको ये सोचना है कि ये क्यों फटा, और ये फटता इसलिए है कि उसमें मॉइस्चर आप मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, यानी कि पानी की व्यवस्था आप ठीक से नहीं किए हैं। इसलिए इसमें पानी जैसे ही फल पकड़ने लगे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और गर्मी के दिन में कम से कम 1 हफ्ते में 2 बार पानी की आवश्यकता होती है, और जाड़े में 1 बार भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। सबसे बड़ा विशेषता इसका ये है कि इसमें करीब करीब 50 से 200 अनार एक पौधे में आप ले सकते हैं, अगर इसकी सुरक्षा सही ढंग से की जाए तो। अगर आप इसकी कटाई छटाई नहीं करेंगे, ठीक से इसका रोगोपचार नहीं करेंगे, तो फिर ये 50 से 200 की आसपास नहीं दे सकेगा और इसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव फतेहपुर, जिला समस्तीपुर के किसान रतन सिंह ने। आप सूरजमुखी की फसल में कीटों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो रतन जी इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सूरजमुखी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसमें 38 से लेकर के 52 से 50% तक जो है उसमें तेल पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप रहता है। तो आज हम कीटों की बात करेंगे। कीट में भी इसमें अनेक प्रकार की इल्लियाँ लगती हैं, जैसे चने की इल्ली हो गई जिसको कि हम हेड बोरर भी बोलते हैं, उसके सर को ये खा जाता है। उसके अलावा इसमें कटुआ रोग लगता है, इसमें तंबाकू की इल्ली लगती है, पत्तियों को खाने वाली इल्ली लगती है और इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे इसकी भी कम हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आज हम इसके प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। यह इल्ली मुख्यतः क्या करती है कि सबसे पहले पत्ती के निचले सतह पर रहती है और यह उसका रस चूस जाती है और उसके साथ ही उसका जो फूल का ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको सर बोलते हैं उसको ये खा जाती है और इसकी वजह से उस पे नमी आ जाती है, उस पे कवकों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। सूरजमुखी की फसल तिलहनी फसलों की प्रमुख फसल है और इस फसल में कीटों का प्रकोप अधिक होता है और किसान इन कीटों का समय से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर किसान इन कीटों का समेकित नियंत्रण कर रोकथाम कर सकते हैं तो किस प्रकार से करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। जुताई करने के लिए जाते हैं तो जो ग्रीष्मकालीन जुताई है वो अति आवश्यक है, ताकि इसका जो आरामदायक अवस्था जो प्यूपल स्टेज होता है वो मिट्टी में होता है और वो पूरी तरह से मृत्यु हो जाए उसकी, या उसको पक्षियाँ खा जाए। उसके बाद जब भी हम फसल लगाते हैं तो कुछ इसकी अवरोधी किस्में हैं, जैसे LSH 1, 2, 3 और 12, ये कुछ अवरोधी किस्में हैं जिसमें इसका प्रकोप कम होता है। उसके अलावा हम इसके चारों तरफ जो है कि मूंग या फिर उड़द या फिर सोयाबीन का फसल लगा देते हैं, जिससे इसका प्रकोप कम होता है। कीड़े की समस्या अगर जैसे ही दिखे तो ऐसी फसलों को निकाल करके वो जला दे या कहीं उस फसल से उस भूमि से दूर कर दें उसको। उसके अलावा हम उस पर नीम का भी छिड़काव कर सकते हैं, हम प्रकाश प्रपंच का भी यूज करते हैं। उसके अलावा इसमें हम डालते हैं 250 LE बोलते हैं, जो कि NPV जो कि विषाणु होता है, और उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा वैसे तो कीटनाशकों का प्रयोग हमको कम से कम करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा हम जैसे बहुत सारे हैं, जैसे डाइमेथोएट है 0.03% या फिर एमिडाक्लोरोपिड है 3.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस कीड़े का प्रकोप सूरजमुखी में मुख्यतया अपने बिहार और झारखंड के किसान भाइयों को हम ये सलाह देते हैं कि इस तरह से इनका प्रकोप कम किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ के लिए बकरियों की देखरेख और प्रबंधन, गाजर घास किसानों की परेशानी का सबब करे, समय पर रोकथाम। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।